नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है क्लास 11th का है। क्लास 11th में हम लोग को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्लास 11th में हम लोग वर्क एनर्जी पावर का सीरीज कर रहे हैं। इसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर लिया है, वर्क डन के बारे में और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। वर्क डन बाय वेरिएबल, कांस्टेंट, सब तरह के फोर्सेस का हमने कर लिया है। और लास्ट क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको हम ब्रह्मास्त्र बोल रहे थे, वो भी हमने कर लिया है। तो आज की वीडियो में मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। आज की वीडियो में मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, क्या उसका मतलब हमें समझना है, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। इसके साथ साथ हम कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो लाइक करो, जो करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो मेरे भाइयों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आ रहा है हमारे पास जो टॉपिक है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक इज वेरी सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। हाँ, कहीं का जीरो बोल देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट का बोल देते हैं। तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी माइनस यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, है ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। किसी एक पॉइंट को हम डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सबसे पहला हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में डिफाइन नहीं होता है। क्या डिफाइन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है। और किसी भी एक पॉइंट को हम ले लेते हैं जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, ठीक है। आगे हम और डिटेल्स में इसको सीखेंगे। अब ये पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया गया था। काइनेटिक एनर्जी एक ऐसा एनर्जी है जो एक मोशन की वजह से होता है। मतलब एक पार्टिकल अगर मोशन में है तो हम लोग बोलेंगे कि उस बॉडी के पास एक एनर्जी है। क्यों है, क्योंकि मोशन की वजह से एनर्जी है। उसी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, काइनेटिक एनर्जी है। मतलब द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ए बॉडी और द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। बट ये पोटेंशियल एनर्जी होता है मोशन के वजह से नहीं होता है, ये पोजीशन के वजह से होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन के वजह से होता है। तो ये ऐसा एनर्जी होता है जो आपने 9th में भी पढ़ा होगा। एक ऐसा एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम बात करें, किसी एक पॉइंट पे उसको जीरो लेते हैं हम लोग। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है जो एक स्टोर्ड एनर्जी होता है, हिडन एनर्जी होता है। आपको दिखता नहीं है कि उसके पास एनर्जी, लेकिन एनर्जी होता है। जैसे किसी रबर को आपने ऐसे खींच दिया और आपने छोड़ा। गुलेल आप समझ रहे होगे ना, गुलेल जैसे पक्षियों को जो मारते हैं गुलेल से, क्या होता है, एक रबर बैंड होता है वहां पे, आपने उसमें क्या लगाया, एक छोटा सा गोली लगाया, छोटा सा, या पत्थर भी लगा सकते हो, छोटा सा पत्थर, है ना, उसको आपने ऐसे खींचा। जब रबर को आप ऐसे आपने खींचा हुआ, आपको कोई एनर्जी नहीं दिख रहा है, मतलब इस गुलेल के पास एक एनर्जी स्टोर हो गया। उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे, मतलब बॉडी के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी है और उसको अगर रिलीज किया जाता है तो वो एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है। तो देखिए होगी, जैसे आप गुलेल को ऐसे छोड़ते हो या तीर धनुष आप ऐसे चला रहे हो, नहीं, रामायण देखोगे, महाभारत देखोगे, ऐसे खींचते हो, एनर्जी स्टोर्ड हो गया, छोड़ दिए, एनर्जी क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है जो एनर्जी हिडन एनर्जी होता है, छिपा हुआ एनर्जी होता है, जो कि जैसे ही रिलीज होता है, बॉडी जैसे ही रिलीज होता है, क्या करता है, वो एनर्जी को यूज करता है, पोटेंशियल एनर्जी को, टू मेंटेन द काइनेटिक एनर्जी। मतलब वो एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी को दिया जा रहा है। जैसे एक बॉडी किसी सरफेस से यहाँ पे समथिंग हाइट पे है, ऐसे, अब इसके पास एक स्टोर्ड एनर्जी है, ये एनर्जी आपको दिख नहीं रहा है। जैसे ही इसको मैं छोड़ दूंगा ये नीचे आने लगेगा। मतलब ये एनर्जी जो है, स्टोर्ड एनर्जी जो है, वो काइनेटिक एनर्जी को धीरे 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 देना स्टार्ट कर रहा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक हमेशा स्टोर्ड एनर्जी होता है जो पोजीशन की वजह से, जैसे यहां अभी पोजीशन है, यहां चला गया, या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, रबर बैंड ऐसे इसको मैंने खींच दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, स्प्रिंग ऐसे था, उसको मैंने ऐसे दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, इसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड हो गया, या ऐसे मैंने इसको खींच दिया, एक एनर्जी स्टोर्ड हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा स्टोर्ड एनर्जी होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। अब बात यह है कि ये पोटेंशियल एनर्जी हम कब कब यूज करते हैं। जैसे कि हमने यूज किया पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले हम जो पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यूज करते हैं। इससे भी पहले
आपने 9th में सीखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे तो एमजीएच बोलते थे ना, एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और ग्रेविटेशन एक बड़ा सा चैप्टर है जहां पे आप डिटेल्स में पढ़ोगे कि पोटेंशियल एनर्जी, एमजीएच और क्या क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। और एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम सीखते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, उसी को आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप बोल सकते हो, जहां इलास्टिसिटी आ जाता है, कंप्रेशन, स्ट्रेच, है ना, कंप्रेस कर रहे हैं, इलोंगेशन हो रहा है रबर बैंड के साथ, गुलेल के साथ, स्प्रिंग के साथ, इन सबको मिला के हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। उसमें से एक आपका है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आ गया। आप 12th में जाओगे, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ोगे। तो जैसे जैसे आप नया नया टर्म सीख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी का, वो उसके साथ एक फोर्स छिपा हुआ है, हमेशा एक फोर्स छिपा हुआ है। जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं ना, तो यहाँ एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके वजह से हम नाम ले रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ एक फोर्स छिपा हुआ है, स्प्रिंग फोर्स, इसी की वजह से हम नाम ले रहे हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब हम बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक यहाँ पे नाम छिपा हुआ है। ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, चलिए अभी इसको साइड करते हैं, ज्यादा पॉपुलर नहीं है। ये तीन चीज के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये जो फोर्सेस हम बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जहां भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होता है, उसके साथ एक फोर्स जुड़ा हुआ होता है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एकदम क्लियर हो गया होगा। मतलब जहां कंजर्वेटिव फोर्स होता है, वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी होता है, वरना नहीं होगा। मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी का टर्म अगर यूज कर रहे हैं कुछ भी, एक्स पोटेंशियल एनर्जी, तो एक्स एक फोर्स है जो कंजर्वेटिव फोर्स है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक्स एक ऐसा फोर्स है जो कंजर्वेटिव फोर्स है। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से ही हम बोलते हैं कि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बोलते हैं। तो अभी आप लोगों ने सीखा कंजर्वेटिव फोर्स। अभी कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल्स हमें सबसे पहले याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तीन मेन एग्जांपल्स आपको याद रखना है कंजर्वेटिव फोर्स का। अब ये कंजर्वेटिव का फोर्स का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग सीखेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है हम लोग इसको डिटेल्स में सीखेंगे कि क्या होता है, कैसे हम डिफाइन करते हैं। अगर एक फोर्स का एक्सप्रेशन दिया है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है, वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कर सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स क्या करें। चलिए कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। तो सबसे पहले एक डेफिनेशन है यहाँ पे। कोई भी एक फोर्स, देखो, कोई भी एक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स तभी होगा, सपोज ये एफ ऑफ एक्स है, ये फोर्स है, तभी कंजर्वेटिव होगा जब इसके साथ रिलेटेड ऐसा टर्म होगा, माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स। देख लो यहाँ पे ऐसा, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। देख यहाँ पे ये है कंजर्वेटिव फोर्स, और ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस के साथ इसका डिफरेंशिएशन आप समझ सकते हो। एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और जो कुछ भी आ रहा है, ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। सबसे पहला तो यही डेफिनेशन आपको समझना है। ठीक, ऐसा फोर्स जो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रेस्पेक्ट में अगर आपको डिफाइन है, तो ये ऐसा है। ये चीज आपको समझ में आ गई, एक सिंपल सा डेफिनेशन आ गया यहाँ पे कि कंजर्वेटिव फोर्स के साथ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस यहाँ पे होना चाहिए। अब सेकेंड चीज में यहाँ पे है कि सेकेंड चीज में ये है कि ये वर्क डन, सेकेंड चीज में है यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये मैं लिख रहा हूं इसको शॉर्ट फॉर्म में। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट।
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दो ही चीज पे डिपेंड करता है, इनिशियल पे और फाइनल पे, है ना। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, मतलब इसी में आप लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। किस पाथ से आप जा रहे हो बस आपको देखना है, ये है हमारा इनिशियल और ये है हमारा फाइनल। आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, ये मान लो पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। तीनों का अगर वर्क डन बाय हम कंजर्वेटिव फोर्स निकालेंगे तो हम यहाँ आप लिख सकते हैं W1 = W2 = W3, क्योंकि ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इनिशियल से फाइनल बस जा कैसे रहा है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है वर्क डन बाय, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। एकदम सिंपल सा चीज है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इसको हम प्रूव करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, नॉट ऑन द पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसका, वो है लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 3, वो क्या बोलता है? वो बोलता है बेटा यहाँ पर कि प्रॉपर्टी नंबर 3 ये बोलता है कि किसी भी अगर हम क्लोज पाथ पे जाते हैं, सपोज यहाँ है, ये इनिशियल है आपका, ठीक है, यहाँ से आपने ऐसे गया और फिर आप यहीं आ गए, क्लोज पाथ हो गया ना, मतलब इनिशियल एंड फाइनल एक ही जगह पे पॉइंट हो गया। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब एक बताओ, ये सेकंड वाला प्रॉपर्टी और थर्ड वाला प्रॉपर्टी दोनों सिमिलर है। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है, तो जहां इनिशियल है वहीं पे फिर से चल चल के आ गया, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? 0 होगा। एकदम सिंपल सा चीज है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज पाथ में, मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और फिर से वहीं आ जाए, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल करेंगे हम लोग, और मजा आएगा देखने यहाँ पे। चलिए समझते हैं हम लोग, ये दोनों चीज समझते हैं। ये मान लेते हैं हम यहाँ पे, देखो ये बेटा आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन यहाँ पे थीटा है, सपोज मान लेते हैं यहाँ थीटा है। अब एक बॉडी है यहाँ पे m मास का एक बॉडी है, ठीक है। अब इस m मास का ये इनिशियल पॉइंट है और ये यहाँ पे हमें ले जाना है फाइनल पॉइंट है, तो ये m मास को हम इनिशियल से फाइनल ले जाना चाहते हैं। तो बताओ इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि d है, सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज d। तो अगर हम I से F ले जाना चाहते हैं, नहीं तो इसको ले लेते हैं A, ये B और ये C, मतलब हमें A से C ले जाना है, A से हमें C ले जाना है। तो A से C अगर आप ले जाओगे तो इस केस में बताओ फोर्स जो लग रहा है इसके ऊपर कितना लग रहा है? mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क फोर्स कितना लग रहा है? mg sin थीटा। हम वर्क डन बाय ग्रेविटी के फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख लो, ये फोर्स है mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट क्या है? d है। तो बताओ, और थीटा कितना है यहाँ पे? 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कहां से कहां जाने में? A से C जाने में, तो बताओ हम लगा रहे हैं फोर्स d cos थीटा, फोर्स के जगह पे क्या? mg sin थीटा, और d के जगह पे d, और cos थीटा कितना है यहाँ पे? 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आ रहा है -mgd sin थीटा। देख लो ध्यान से, तो मतलब A से C जाएंगे तो वर्क डन हमारा हो गया -mgd sin थीटा। अब अभी हम लोग करेंगे ये वाला पाथ से करेंगे, A से हम B जाएंगे और B से हम C जाएंगे, तो हम देखेंगे कितना वर्क डन आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो हम प्रूव कर देंगे कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलो हम A से B जा रहे हैं, ठीक है। तो बेटा A से अगर आप B जाओगे, मतलब यहां से यहां जाओगे, तो देखो आप यहाँ देखो mg किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? राइट में हो रहा है, तो इस केस में थीटा क्या हो गया? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है कहां से कहां? A से B, A से B जाने में क्या हो गया? 0 हो गया, क्योंकि थीटा क्या हो गया यहाँ पर? 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे 0 हो गया। अब हम B से C करना चाहते हैं, B से C, तो यहाँ पे बॉडी पहुंच गया, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? mg, ऊपर क्या? ऊपर जा रहा है बॉडी, मतलब ये है इसका डिस्प्लेसमेंट, ये x है डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हमें पता चल गया कि फोर्स कितना लग रहा है? mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। अभी x हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ x निकालने के लिए आप sin थीटा लगा दो। sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे क्या है? x है, सो x, और हाइपोटेनस देखो यहाँ पे कितना है? d है ना। तो x इज इक्वल टू देखो क्या आ गया? d sin थीटा। आ रहा है बात समझ में?
तो फोर्स आपको मिल गया mg है, आपको पता चल गया कि डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है x है, और थीटा आपको पता चल गया कि कितना है 180 डिग्री है, क्योंकि नीचे फोर्स लग रहा है और ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो इस केस में अगर आप निकालते हो वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो इस केस में देखो क्या आ रहा है बेटा, अगर आप करते हो एफ डी कॉस थीटा, है ना, फोर्स की जगह पे आपने mg डाल दिया, g की जगह डी की जगह पे आपने क्या डाल दिया, ये डिस्प्लेसमेंट है d sin थीटा, और cos 180 डिग्री मतलब -1। देखो यहाँ पे भी सेम आ रहा है ना, माइनस mg d sin थीटा, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। मतलब आप a से c जा रहे हो तब भी वही वर्क डन आ रहा है, a से b और b से c जा रहे हो तब भी वही वर्क डन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो, ग्रेविटी कैसा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ठीक है, वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो ऑब्वियसली ये इसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय दिस फोर्स जो होगा, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये हमने प्रूव कर दिया। दुनिया का कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो पाथ किसी भी तरीके से पाथ से जाए, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज अभी आपको समझ में आ गया। अब क्लोज पाथ में जीरो क्यों होता है, ये अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो खुद सोचो। यहां से यहां जाने में माइनस एमजी डी साइन थीटा, ऊपर से नीचे आने में प्लस एमजी डी साइन थीटा, टोटल मिला के वर्क डन करोगे तो जीरो आएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लोज पाथ में वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। तो ये आपका क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स था। कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने सारा प्रॉपर्टी पढ़ लिया। पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, अगर कोई भी फोर्स को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बोला, वर्क डन जो है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बोला वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, क्या बोला, जीरो बोला। ये तीन प्रॉपर्टी आपको याद रखना है मरते दम तक। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सपोज कोई भी एक फोर्स दिया हुआ है, समथिंग 2x + 5y ऐसे समथिंग कुछ दिया हुआ है, कुछ भी एक फोर्स दिया हुआ है। अब हमें पहचानना है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है। एकदम सिंपल सा काम करना है, ऐसे लिखना है df, ऐसे लिखना है dfx बाय dfx नहीं, हाँ डेल लेते हैं, डेल fx बाय डेल y इज इक्वल टू डेल fy बाय डेल x। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x का, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, और y का हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मतलब y को छोड़ के जो कुछ भी होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में आपको? ठीक है, बस आप एक फॉर्मूला लिख लो, कभी कभी ये जो है एंट्रेंस लेवल में काम आता है। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू, बोलो z इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू, क्या बोलेंगे, यहाँ z dz, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऐसे एक होना चाहिए। एक और कंडीशन क्या होगा, बोलो, y के साथ होगा z का कॉम्बिनेशन, डेल f y बाय डेल z इक्वल टू क्या होगा, डेल f, यहाँ पे क्या होगा, डेल f z बाय, यहाँ पे क्या होगा, डेल f सॉरी डेल y। ये तीन कंडीशन अगर कोई भी एक फोर्स अगर फॉलो कर रहा है तो आप समझ जाना कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। आपको सिंपल सा बस फॉर्मूला बता रहा हूँ, जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो वहां हम जरूर करेंगे एक पक्का क्वेश्चन जिसमें हमें पता चलेगा कि ये सही में कंजर्वेटिव है या नहीं है। ये तीन कंडीशन बस आपको अप्लाई कर देना है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है अगर y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो y ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आपको नया है, याद रखना। चलो अब ये चीज आपको समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल बताओ, ये जो है आप बोल रहे हो कंजर्वेटिव फोर्स का आपको एग्जांपल्स याद रखना है, एग्जांपल्स। तो क्या याद रखोगे, फर्स्ट एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। सेकंड में क्या याद रखोगे यार, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। थर्ड में क्या याद रखोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तीन याद रखो, बहुत है आपके लिए। अब कोई आपसे पूछेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि जो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है उसको नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे।
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो कंजर्वेटिव नहीं है, तो आपको तो गिने चुने हैं, 2-3 ही है तो कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा जो फोर्स आपको दिख रहे हो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कभी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आया तो ये सारे प्रॉपर्टी उसके साथ नहीं होगा। अगर हम फ्रिक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगर हम फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे ये है, देखो यहाँ पे एक बंदा बोलेगा कि सर एक बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं 5 kg है, एक सरफेस है यहाँ पे, ये पॉइंट ए है, ये है बी। तो पहले ए से बी गया सर, और ये बी से ए आया, मतलब ए से गया बी और बी से आया ए, तो क्लोज पाथ हो गया ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन मान लो यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है जो म्यू है, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट है समथिंग मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं 5 मीटर है, ओके, तो या 4 मीटर मान लेते हैं, 4 मीटर है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम निकाल के देखते हैं पहले, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का देखते हैं कि वर्क डन कितना आ रहा है यहां से यहां जाने में। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम सीख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, है ना। हम इधर जा रहे हैं तो बॉडी पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना, म्यू, नॉर्मल म्यू का वैल्यू 0.1 सपोज मैंने दे दिया, तो म्यू की जगह पे 0.1 डाल दो, और नॉर्मल की जगह पे हम क्या डालते हैं, mg, mg मतलब 5g, ये g से g कैंसिल हो गया, यहाँ कितना न्यूटन हो गया, 5 न्यूटन हो गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता चल गया लेफ्ट लग रहा है, और ये बॉडी राइट जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आपको दे रखा है यहाँ पे 4 मीटर। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो क्या हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉस 180 माइनस होता है, एफ की जगह पे आप क्या डालोगे 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 4, तो कितना आ गया -20 न्यूटन। कहां से कहां जाने में, ए से बी जाने में। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि यार ये बी से ए आ रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, देखो इधर लगेगा, कितना लगेगा, सेम टू सेम 5 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 4 मीटर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स फिर से क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस केस में फिर से अगर मैं निकाल रहा हूँ बी से ए जाने में वर्क डन, तो फिर से लिखेंगे हम, तो 5 इंटू 4 लिखेंगे, तो कितना आ गया -20 जूल, या न्यूटन लिख दिया मैं, इसको जूल लिखना है, वर्क डन जूल में होता है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि क्लोज लूप में कितना हो रहा है, ए से बी जाने में हो रहा है -20 और बी से ए जाने में हो रहा है -20, तो टोटल कितना हो रहा है -40 हो रहा है। आप देख रहे हो ना, -40 हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है ना। तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कभी भी जब भी आपको कोई बोलेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई एग्जांपल दो, तो बोलोगे फ्रिक्शन। एयर रेसिस्टेंस भी होता है नॉन कंजर्वेटिव, मतलब यार जो भी कंजर्वेटिव नहीं है वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस अपना जो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं दिखाएंगे, एकदम सिंपल हो गया। चलिए ये चीज आपने समझ लिया। अब है यहाँ पे हमारा टर्म आता है पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या डिफाइन करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, एकदम सिंपल है। Change in potential energy is defined as negative of work done by conservative force। देख लो, यही आया बात समझ में। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी हम कब से बोलते हैं, जब किसी एक पॉइंट को हम डिफाइन करके जीरो बोलते हैं, इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये चीज आपको याद रखना है। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स अगर हम यहाँ बात करें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, आप कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन fx dx, सिर्फ इंटीग्रेशन कहां से कहां, x इनिशियल से x फाइनल, हो गया हमारा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जब भी आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसको अभी करेंगे, हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। और अगर यहाँ पे और अच्छे से अगर आप करना चाहोगे तो क्या होगा, ये u2 माइनस u1, या इसको फाइनल माइनस इनिशियल भी कर दो, u फाइनल माइनस u इनिशियल, चेंज का मतलब वही होता है, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, देखो ये बहुत फॉर्मूला काम आने वाला है, कंजर्वेटिव फोर्स, देखिए यही है। ये नेगेटिव लगाना जरूरी है, जितना कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा उसमें माइनस साइन डाल दोगे वो आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में चलो बात करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग चलो बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कर लेंगे। तो हमारे पास है
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, जिसको आप जनरली फॉर्मूला क्या यूज करते थे, mgh। देखो ये कैसे हुआ, एकदम सिंपल है। ये मान लो सरफेस है जिसका हाइट आपने क्या ले लिया, h ले लिया, ठीक है, h ले लिया, ठीक है, h इक्वल टू 0 ले लिया। अब ये आप यहां से उठा के इसको यहां रख रहे हो, जिसका हाइट क्या हो गया यहां पर, ये रहा आपका मास m, ये रहा आपका मास m, किसका, बॉडी का। अब एक बात, इस बॉडी पे जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, mg लग रहा है, नीचे लग रहा है, और ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ का मान लो पोटेंशियल एनर्जी हम u1 बोल रहे हैं, और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हम u2 बोल रहे हैं, या u इनिशियल u फाइनल, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो अगर मैं लिखता हूं फिर से, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। सो u2 माइनस u1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, चलो निकालते हैं। फोर्स कितना है कंजर्वेटिव, देखो हम वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निकाल रहे हैं, वहां डाल के बस माइनस डाल देंगे। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा। फोर्स देखो कितना है यहाँ पे mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना हो रहा है, इसका h हो रहा है, और cos कितना डिग्री हो गया, देख लो यहाँ पे 180 डिग्री, है ना, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। cos 180 होता है माइनस, तो क्या आ गया, माइनस mgh, क्या आ गया ना, माइनस mgh। इसका मतलब हम यहाँ क्या डालेंगे, माइनस mgh। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, प्लस हो गया। सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस mgh। अब ये देखो, ये चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब यहाँ और यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस है mgh। तो अगर हम h इक्वल टू 0 को डिफाइन कर देते हैं, जहां पे h इक्वल टू 0 है वहां हम डिफाइन कर देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो अब u2 इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं mgh। यही मैं बोल रहा था, किसी एक पॉइंट को हम डिफाइन कर देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी वहां पे 0 है। अब वहां हमने जैसे डिफाइन किया कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा जो u2 है वो एक सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, बट एक्चुअल में ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, मतलब u2 माइनस 0, u2 ही आएगा mgh। इसलिए हम लोग बचपन से यूज करते आ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, तो किन्हीं भी दो मास का पोटेंशियल एनर्जी होता है ना। h इक्वल टू 0 पे भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे वहां पे भी कुछ ना कुछ होता है। हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशन में, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो गया हमारा, चलिए अब बात आता है, यहाँ पे बात आता है अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का। हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। क्यों हम ये सब बात कर रहे हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इसके साथ जो फोर्स हिडन है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। इसका मतलब हो गया यहाँ पर क्या हो गया, स्प्रिंग फोर्स क्या हमको पता है, Fs क्या होता है, माइनस kx होता है, ये हमें पता है ना, एकदम पता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि कोई भी एक स्प्रिंग है, बेटा देखो कोई भी एक स्प्रिंग है, देखो यहाँ पे ऐसे ये अपने नेचुरल लेंथ में है, नेचुरल लेंथ में है, मतलब अभी हम x का वैल्यू 0 है, मतलब ना तो हम कंप्रेस किए हैं ना तो स्ट्रेच किए हैं। अब मान लेते हैं कि ऐसा है समथिंग, मैंने मान लिया स्प्रिंग को x1 स्ट्रेच था, पहले कितना था, x1 था। अब इस x1 से स्ट्रेच करके मैं क्या कर दिया, x2 इसको स्ट्रेच कर दिया। मैं x1 से यहां का x1 था, और मैंने अब क्या स्ट्रेच कर दिया, x2 स्ट्रेच कर दिया। पहले x1 शुरू में 0 था, उसके बाद मैंने उसको x1 स्ट्रेच किया, फिर कहां स्ट्रेच कर दिया, x2 स्ट्रेच कर दिया। तो अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना होगा, ये हमारा टॉपिक है। तो अब एक बात बताओ यार आप लोग, अभी जस्ट हम लोगों ने लिखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यही था ना, जिसको हम लिख रहे थे u2 माइनस u1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, यहाँ फोर्स क्या है, वेरिएबल है x1, और यहाँ पे x2, और यहाँ पे फोर्स, और यहाँ पे dx, यही होगा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे u2 माइनस u1 यहाँ पे हमने लिखा, माइनस भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब फोर्स की जगह पे हम बताओ स्प्रिंग फोर्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलो, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हम क्या लिखेंगे, माइनस kx लिखेंगे कि नहीं, dx। आ रहा है बात समझ में, स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन कर रहा है, उस केस में हम कर रहे हैं, ठीक है।
ओके, एक्सटर्नल फोर्स अगर हम करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव अवगुण होगा। स्प्रिंग फोर्स अगर इधर लगाया तो स्प्रिंग इधर फोर्स लगा रहा है ना। कितना लगा रहा है, केक्स लगा रहा है, केक्स लगा रहा है, यहाँ पे भी लगा रहा है केक्स, यहाँ केक्स 1 केक्स 2 यहाँ पे लगा रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमने उधर किया, ठीक है। चेंज इन हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, तो फोर्स के जगह पे हमने केक्स डाला। केक्स डालना जरूरी है क्या, नहीं, केक्स हम क्यों डालेंगे, हम माइनस ही रहने देंगे यहाँ पे। ऐसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वर्क डन बाय, देखो इसको अभी रहने देते हैं, ये इसको रहने देते हैं, ये हम इसको रहने देते हैं। अभी हम निकाले जा रहे हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये हम निकाले जा रहे हैं। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू हम सिंपली क्या लिखेंगे, x1 से लेके x2 फोर्स dx, यही लिखेंगे ना। तो बताओ यार स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, माइनस के x लग रहा है। ये हो गया x1, ये हो गया x2, कितना लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, माइनस के x लग रहा है dx, है ना। अब इसका हमें वर्क डन निकाल देंगे जैसे ही, अभी यहाँ माइनस से बस उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो अब एक सेकेंड मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर, लो बेटा मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे आ गया वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम निकाल रहे हैं, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अब हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया, माइनस बाहर कर दिया, के को भी बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, कहां से कहां, x1 से हम x2 जा रहे हैं, तो माइनस के बाहर है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, इंटीग्रेशन आपको समझाया गया है, कहां से कहां इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, देखो ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, माइनस के नहीं, अब ये यहाँ पे क्या हो गया, x2 का स्क्वायर बाय 2 माइनस x1 का स्क्वायर बाय 2। अब अगर हम माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं सपोज, ठीक है, अगर हम माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो माइनस हम नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को हम ऐसे रहने देते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हम ऐसे रहने देते हैं, ये हो गया। जैसे ही हमारा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया, अब हम इस वाले फॉर्मूले पे आ जाएंगे, इस वाले फॉर्मूले पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब U2 माइनस U1 इक्वल टू, अब ये माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जैसे ही प्लस हो गया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। देख लो यहाँ पर ध्यान से, ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर। इस वैल्यू को उठा के बस मैंने यहाँ रख दिया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया वहां पे, ठीक है। तो अब अगर हम डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं कि इफ x1 इज इक्वल टू 0, अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कि x1 बेटा 0 है, तो इस 0 को हमने यहाँ डाल दिया, तो बताओ आपको U2 माइनस U1 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, हाफ, और यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं x2 को x लेने के लिए, तो हाफ के x का स्क्वायर माइनस 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, मतलब U2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, बोलो यहाँ पे, हाफ के x का स्क्वायर। इसका मतलब हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हम कब, कितना फॉर्मूला बोलते हैं, हाफ के x स्क्वायर, कब, जब x1 का वैल्यू 0 हो और x2 का वैल्यू क्या हो, x हो, तब के बारे में हम बात करते हैं। तो इस केस में हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ गया, देखो यही है। एक्चुअल में हमारा फॉर्मूला जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का है वो ये है, जिसमें एंट्रेंस के क्वेश्चन मैक्सिमम इसी में से पूछे जाएंगे। या अगर यार आपसे कोई पूछेगा कि आप बताओ आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता है और आपको पूछा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपको ये भी याद रखना है साइमल्टेनियसली कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा दिस विल बी नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपको याद रखना है। अगर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आपको पूछा है तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल के माइनस लगा दो। चेंज कैसे निकालोगे, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस हाफ के x1 का स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आई होप कि आपको कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल, प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आया होगा। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम क्यों लिखते हैं, कहां पे हम जीरो लेते हैं उसको डिफाइन करते हैं दोनों केस में, या अगर हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम कैसे निकालते हैं, सब हमें पता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
जो भी कीजिए बट पढ़ाई जरूर कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्क एनर्जी के। तब तक के लिए नमस्कार।